नमस्कार दोस्तों, स्कूल टेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक और सेशन इसमें शामिल किया जा रहा है, जो सीरीज़ चल रही है साइकोलॉजी की, आर्ट ऑफ टीचिंग की। बिहार टेट को मद्देनज़र रखते हुए, सीटेट को मद्देनज़र रखते हुए और यूपी टेट को मद्देनज़र रखते हुए यह सीरीज़ चल रही है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे जो मैं चीज़ों को करवा रहा हूँ, और यह आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के तौर पर और प्रैक्टिस के तौर पर काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप एग्ज़ाम हॉल में देख लीजिएगा प्रश्नों को, और साथ ही साथ जो भी बच्चे नए हैं वो अवश्य चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि पुराने बच्चे तो चीज़ों को सही कर ही रहे हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है। तो सिलेबस का डिस्कशन या फिर कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसका हमने पहले जिक्र कर दिया है पीछे की वीडियो में। जो भी नए बच्चे होंगे वो जाके अवश्य इसको देख लेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए, तो कैसा उद्देश्य होना चाहिए? किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और अधिगम का मार्गदर्शन करना, सोचने की क्षमता को कम करना, एक और दो दोनों में से कोई नहीं। तो पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सोचने की क्षमता को कम करना है तो एकदम गलत लिखा है। किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और अधिगम का मार्गदर्शन करना, यह ठीक बात है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट है। तो पहले नंबर पे आप अगर ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं तो गोला कर देंगे, नहीं तो टिक करके माउस से आगे बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, वर्तमान समय में अधिगम की सबसे प्रभावी विधा है। तो सबसे प्रभावी विधा क्या है? स्वाधिगम, मुखोन्मुखी अधिगम, मिश्रित अधिगम, उपयुक्त सभी। तो अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि क्या है? तो मुखोन्मुखी अधिगम, मिश्रित अधिगम, उपयुक्त सभी, स्वाधिगम। तो वर्तमान समय सबसे प्रभावी अधिगम जो होता है वह स्वाधिगम के द्वारा होता है। सॉरी, इस प्रश्न का राइट जवाब स्वाधिगम नहीं होगा। इसमें जो राइट जवाब बनेगा वो मिश्रित अधिगम करेक्ट बनेगा। मिश्रित अधिगम इसलिए करेक्ट बनेगा क्योंकि इसमें चीज़ों को मिक्स करके सीखा जाता है। इससे काफ़ी अधिक अच्छा रिजल्ट मिलता है और एक दूसरे में हेल्प भी मिलता है लर्निंग करने में, और इसमें दोनों शामिल हो जाते हैं, स्वाधिगम भी और प्लस मुखोन्मुखी अधिगम। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, उद्देश्य में अमूर्त अवधारणाएं शामिल हो सकती हैं। उद्देश्य में अमूर्त अवधारणाएं शामिल हो सकती हैं। सॉरी, प्रश्न है उद्देश्य, सिर्फ इतना है। ऑप्शंस दिया गया है, में अमूर्त अवधारणाएं शामिल हो सकती हैं, को मापना कठिन होता है, में अभिमूल्यन शामिल हो सकता है, उपरोक्त सभी। उद्देश्य, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका है। स्पष्ट और तेज लिखना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना, पहली बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, प्रश्न का उत्तर लिखना। तो पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, यह ठीक बात लिखा गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इस प्रश्न का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रगति जानना, पहला ऑप्शन दिया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुधार करना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रगति जानना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुधार करना, दोनों ठीक है इसमें, उपरोक्त दोनों ठीक है। जब आप थ्योरी में निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में समझे रहेंगे तो आप इसको आसानी से टिक कर पाएंगे। ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं, आसानी से टिक हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि है। व्याख्यान, कार्यभार,
परियोजना, संगोष्ठी। तो सबसे कम आकर्षण जो विधि होती है वो व्याख्यान के माध्यम से होती है। ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ऐसा ज्ञान जिसका संबंध तथ्यों से होता है वह कहलाता है। अवधारणात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक, प्रबौद्धिक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसका संबंध तथ्यों से होता है वह कहलाता है तथ्य, फैक्ट। तो तथ्यात्मक ज्ञान कहलाएगा। कॉन्सेप्ट होगा तो अवधारणात्मक ज्ञान कहलाएगा। यहाँ तथ्य आपको पकड़ना है, बस आप आसानी से टिक कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, मूल्यांकन एक है, सतत प्रक्रिया है, आवधिक प्रक्रिया है, अर्धवार्षिक प्रक्रिया है, वार्षिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता है खल्ली और वार्ता, क्रिया, शैक्षिक भ्रमण, समस्या समाधान। तो शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता जो होती है वो खल्ली और वार्ता होती है। खल्ली का मतलब व्याख्यान से यहाँ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सामग्री, अधिगम का अनुभव और अधिगम की गतिविधि शामिल है। पाठ्यक्रम पहला ऑप्शन दिया गया, पाठ्यचर्या दूसरा ऑप्शन दिया गया, कार्यभार तीसरा ऑप्शन दिया गया, आकलन चौथा ऑप्शन दिया गया। तो इसमें अधिक सामग्री, अधिगम का अनुभव और अधिगम की गतिविधि शामिल है। अधिगम की गतिविधि शामिल है, तो कौन सी गतिविधि इसमें शामिल है, हमें यह चीज देखना है। तो कार्यभार, आकलन, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम। तो इसमें पाठ्यक्रम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण पद्धति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? छात्र की प्रकृति और आय, शिक्षक की विशेषता, शिक्षा के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। शिक्षण पद्धति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सॉरी, नेक्स्ट पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें सामग्री, अधिगम का अनुभव और अधिगम की गतिविधि शामिल है। पाठ्यक्रम तो छोटा चीज होता है, तो समग्र रूप से देखेंगे तो इसमें पाठ्यचर्या सही है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट करेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, शिक्षण पद्धति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? छात्र की प्रकृति और आयु, शिक्षक की विशेषज्ञता, शिक्षा के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। शिक्षण पद्धति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उपरोक्त सभी। उसमें शिक्षक का उद्देश्य भी देखा जाएगा, शिक्षक का उद्देश्य, शिक्षक की विशेषज्ञता भी देखी जाएगी, कितना पढ़ा लिखा है, छात्र की प्रकृति और आय भी देखी जाएगी इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, विफलता हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हो सकता है यदि। विफलता हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हो सकता है यदि हम पहले से ज़्यादा परिश्रम करते हैं, हम विफलता के कारणों को जानते हैं, हम विफलता के कारणों को जानते हैं और फिर प्रोत्साहित होकर हम पहले की तुलना में अधिक परिश्रम करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। विफलता हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हो सकता है यदि। हम विफलता के कारणों को जानते हैं और प्रोत्साहन होकर हम पहले की तुलना में अधिक परिश्रम करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण को दृढ़ करने का संबंध है पूर्व ज्ञान से, नवीन ज्ञान से, विशिष्ट उद्देश्य से, उद्देश्य कथन। प्रेरण को दृढ़ करने का संबंध है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा पूर्व ज्ञान से, ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु, गतिविधि, छात्र, उपरोक्त सभी। तो पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु से, गतिविधि से, छात्र से, उपरोक्त सभी। तो सभी से है इसमें, छात्र से भी होता है, गतिविधि से भी होता है, विषय वस्तु से भी होता है, उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अध्ययन के दौरान, शिक्षण अभ्यास के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं।
सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। कब अधिक प्रभावी होता है? शिक्षण अभ्यास के बाद, शिक्षण अध्ययन के दौरान, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान सूक्ष्म शिक्षण, तो शिक्षण अध्ययन के दौरान। ऑप्शन नंबर दूसरा ठीक है। सॉरी नहीं ठीक है। शिक्षण अध्ययन के दौरान सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, मुझे लग रहा था शायद शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा बिना बोझ की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर डी कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, के कस्तूरीरंगन, मुदालियर। तो शिक्षा बिना बोझ के संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो प्रोफेसर यशपाल महोदय के द्वारा दी गई थी। इसमें आपको हम दो फैक्ट और बताएंगे कि कस्तूरीरंगन जी ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया था जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग, तो कोठारी आयोग जो थे इन्होंने 10+2+3 शिक्षा की संकल्पना दिए थे। प्रोफेसर यशपाल तो शिक्षा बिना बोझ की संकल्पना दिए थे। और जो मुदालियर आयोग है इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया था। स्वास्थ्य शिक्षा पर। ये आपको बहुत मैं बारीक चीज़ें लिखा रहा हूँ कम शब्दों में, आप ध्यान रखेंगे, कभी भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कस्तूरीरंगन जी ने जो दिए थे 1997-98 में आया था इनका। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कौशल सहायता कार्यक्रम के माध्यम से विकसित नहीं किया जा सकता? श्रवण, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, प्रोत्साहन। श्रवण, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, प्रोत्साहन। तो सामाजिक कौशल कार्यक्रम के माध्यम से विकसित नहीं किया जा सकता, नेगेटिव। तो श्रवण विकसित किया जा सकता है, प्रतिस्पर्धा विकसित किया जा सकता है, सहयोग विकसित किया जा सकता है, प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का उत्तर हमेशा निगेटिव ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इनमें से एक शिक्षण का चरण नहीं है। तो शिक्षण का चरण कौन सा नहीं है इसमें? पूर्व संक्रिया चरण, अंतर संक्रिया चरण, अंतःक्रियात्मक, उत्तर संक्रिया चरण। इनमें से एक शिक्षण का चरण नहीं है। तो शिक्षण के चरण में कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो शिक्षण के चरण में अंतःक्रियात्मक चरण शामिल नहीं होता है। बल्कि पूर्व संक्रियात्मक संक्रिया चरण यह भी शामिल है, अंतर संक्रिया चरण यह भी शामिल है, उत्तर संक्रिया चरण यह भी शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वनोन्मूलन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। वनोन्मूलन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अधिक कागज का उपयोग करना, पौधों को उगाने के लिए पेड़ों के अधिक क्षेत्र को साफ करना, कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए वनों को जलाना, पेड़ों को उगाने के लिए पौधों के अधिक क्षेत्र को साफ करना। तो पेड़ों को उगाने के लिए पौधों के अधिक क्षेत्र को साफ करना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अधिगम की अक्षमता है तंत्रिका संबंधी विकार, दृश्य विकार, शारीरिक विकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम की अक्षमता है तंत्रिका संबंधी विकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि इसको हम थोड़ा और डिस्क्राइब कर देते हैं। अधिगम जो होता है मस्तिष्क के द्वारा होता है, और तंत्रिका संबंधी विकार रहेगा तो मस्तिष्क भी प्रभावित होगा काफ़ी हद तक, इसीलिए इसको ज़्यादा इसमें प्रेफर किया गया है। वैसे दृश्य विकार शारीरिक विकार से भी अधिगम प्रभावित होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, बट सबसे बेहतरीन ऑप्शन इसमें तंत्रिका संबंधी विकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो अंतर्वैयक्तिक भाषिक पहला ऑप्शन दिया गया है, भाषिक अंतर्वैयक्तिक दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दिक् स्थान अंतःवैयक्तिक तीसरा स्थान दिया है, अंतःविक
और दिक् स्थान। चौथा ऑप्शन दिया गया। तो दर्शन शास्त्र के पास कैसा बुद्धि होगा? तो अंतः व्यक्तित्व होगा। तो यहाँ कहीं दिया नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए से टिक हो जाएगा। और जो मूर्तिकार होगा, मूर्तिकार के पास दिक् स्थान, क्योंकि दिक् स्थान होगा तभी वह अच्छे से चीजों को सही जगह सेट कर पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है शास्त्रीय अनुबंधन पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, एक और दो दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभिक्रमित अनुदेशन तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित होता है। आप लोग याद रखेंगे, फैक्ट काफी अच्छा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ज्ञान का उद्देश्य निर्धारित होता है मनोविज्ञान द्वारा, दर्शन शास्त्र द्वारा, समाजशास्त्र द्वारा, अर्थशास्त्र द्वारा। तो ज्ञान का उद्देश्य दर्शन शास्त्र द्वारा निर्धारित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक पारंपरिक शिक्षण है। पहला ऑप्शन निगमन दिया गया है, दूसरा सम्मिश्रण दिया गया है, तीसरा खेल आधारित दिया गया है, चौथा प्रयोगात्मक दिया गया है। तो एक पारंपरिक शिक्षण है, तो पारंपरिक शिक्षण कौन सा है? तो पारंपरिक शिक्षण में पारंपरिक शिक्षण, तो निगमन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सम्मिश्रित होगा नहीं, खेल आधारित भी एडवांस लेवल की चीज़ है, प्रयोगात्मक भी एडवांस लेवल की चीज़ है। तो परंपरागत निगमन के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी तो वही पारंपरिक कहलाएगा। एरिक्सन ने मानव विकास को विभाजित किया था। मानव विकास को विभाजित किया था 2 चरणों में, 8 चरणों में, 6 चरणों में, 4 चरणों में। मानव विकास को विभाजित किया था तो 8 चरण में इन्होंने विभाजित किया था। 8वां चरण आप लोगों को यहाँ लिख के दिखा देते हैं, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। देखिए जो पहला चरण है, इसमें पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। जो दूसरा चरण है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। स्वायत्तता बनाम, ध्यान से आप लोग समझिएगा, अभी इसमें थोड़ा और चीजें हम अच्छे से शर्म एवं संदेश डिस्क्राइब करेंगे। संदेह। और तीसरा जो इसमें चरण है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध। बनाम का मतलब होता है यहाँ वीएस, जैसे इंडिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है तो वहाँ वीएस लिखा जाता है, वैसे इसमें भी है। उसके बाद जो चौथा इसमें है परिश्रम उद्यम, परिश्रम बनाम हीन भावना। परिश्रम बनाम हीन भावना। और जो इसमें 4 हो गए, 5वां जो है इसमें पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम, बार बार बनाम लिखने से अच्छा है पहचान वीएस लिख दे रहा हूँ, भ्रांति, पहचान भ्रांति। आत्मीयता वीएस अलगाव। आत्मीयता वीएस अलगाव। उत्पादकता, उत्पादकता वीएस स्थिरता। संपूर्णता वीएस संपूर्णता। वीएस निराशा।
ठीक ना। तो यहाँ भी हम VS लगा देते हैं, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ लिखने से थोड़ा स्वतः VS है, पहल VS अपराध बोध। ये 8 चरण है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। मानव विकास, विकास देखो जो होगा जन्म से ही होगा, ठीक है। तो उसी से ये बनाए हैं अपना, इसको आप याद रखेंगे। जैसे ये शैशवावस्था में होता है, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्टार्ट होता है स्वतः बनाम सर्व एवं संदेह, फिर पूर्व विद्यालय स्टेज पे पहल बनाम अपराध बोध स्टार्ट होता है। विद्यालय की आय में परिश्रम बनाम हीन भावना आती है, और पहचान बनाम पहचान भ्रांति आती है किशोरावस्था में, और युवा वयस्कता में आत्मीयता बनाम अलगाव आता है। उसके बाद उत्पादकता स्थिरता जो आता है या मध्य वयस्कता अवस्था में आता है, और संपूर्णता और निराशा जो आती है वो उत्तर वयस्कता में आती है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अधिगम की गतिविधियों को कक्षा प्रबंधन में शामिल नहीं है। आकलन की प्रक्रिया अधिगम की गतिविधियों के कक्षा प्रबंधन में शामिल नहीं है। आकलन की प्रक्रिया सामग्री प्रबंधन, छात्रों के बीच प्रतियोगिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या नहीं इसमें शामिल है? तो छात्रों के बीच प्रतियोगिता आप नहीं करवा सकते हैं गतिविधि में, अधिगम गतिविधि में। वैसे तो होता है नॉर्मल लाइफ में, या फिर कोई कोई चीज़ जैसे आकलन करने के लिए करवाया जाता है, बट यहाँ पे आप नहीं करवा सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से शिक्षक की असफलता का कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? पारस्परिक संबंध, मौखिक क्षमता, विषय के ज्ञान पर नियंत्रण की कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा विषय के ज्ञान पर नियंत्रण की कमी, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, स्वायत्त अधिगम है स्वतंत्र प्रयास के माध्यम से ज्ञान, शिक्षकों के प्रयास से ज्ञान, पारिवारिक प्रयासों के माध्यम से ज्ञान, समाजों के प्रयासों के माध्यम से ज्ञान। तो स्वायत्त अधिगम कौन सा है इसमें? स्वायत्त अधिगम, स्वायत्त अधिगम में आएगा जो इसमें शिक्षकों स्वतंत्र प्रयास के माध्यम से जो ज्ञान लिया जाता है वह स्वायत्त अधिगम में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, शिक्षण एक है, कला है, आश्रित क्रिया है, दो तरफा क्रिया है, एक और तीन दोनों। तो शिक्षण एक दो तरफा क्रिया भी है और एक कला भी है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अन्वेषणात्मक का अर्थ है जांच करना, प्रदर्शन करना, कुछ करना, अभिनय करना। तो अन्वेषणात्मक का अर्थ है जांच करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। हाँ तो दोस्तों, प्रश्नों की संख्या आज यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से कर पाए होंगे। जैसे मैं समझा कर रहा हूँ, तब भी 30 प्रश्न करने में मुझे 23-24 मिनट लग रहे हैं। यही आप एग्जाम हॉल में करेंगे तो आप 15 मिनट में बड़े आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे रहेंगे, तब बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आप सभी लोग चैनल से अवश्य जुड़े रहिए, जितने भी नए बच्चे हैं, और मैथ्स की भी क्लासेज इसी चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा मैथ वीक है, वो अवश्य चैनल से जुड़कर चीज़ों को पढ़ते और समझते रहें, और खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिए। कहीं से मदद ले रहे हैं ये ठीक है, लेकिन खुद से भी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करिए। आप भी करेंगे, हम भी यहाँ करवा रहे हैं, तो इससे चीज़ें जल्दी हो जाएंगी आपके लिए। आप एक जगह डिपेंड रहेंगे तो आप बाद में पछताएंगे फिर, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो जाता है। कभी कभी सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर कुछ चीज़ें अपने से छूट जाती हैं। वैसे हर टीचर अच्छे से अच्छा करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। इसलिए आप अपने से भी कुछ चीज़ों को सिलेबस के अकॉर्डिंग करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सभी लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़िए और समझिए।
और जितने भी नए बच्चे पुराने वीडियो को सभी देख डालिए इस पे, जो इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।